आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक ख़त्म हो चुका था। 15 से हमारा शुरू करना है। क्वेश्चन 15 से हम आज कोशिश करेंगे लगभग 10 क्वेश्चन करने के लिए। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन और एक वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 बोल रहा है, इन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर a rectangular pond is constructed so that the area of grass strip of uniform width surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. मतलब ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जो पार्क के अंदर ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिस पार्क के अंदर एक पॉन्ड खोदा गया है। पॉन्ड के चारों तरफ इक्वल विड्थ इसीलिए बोला क्योंकि वो बोला है यूनिफॉर्म विड्थ। इधर देखिए, यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ ग्रास स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। दैट मीन्स जो ग्रास स्ट्रिप है चारों तरफ पॉन्ड के चारों ओर, वो है यूनिफॉर्म विड्थ का बनाया गया है। पूछ रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ पॉन्ड, मतलब दिया गया है खाली ग्रास स्ट्रिप का एरिया जो हैशिंग में किया हूँ, सैडेड रीजन का एरिया दिया गया है। पूछा है क्या, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड। दैट मीन्स ए बी एंड बी से निकाल दो, हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। मतलब सॉरी, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड का पूछा है ना, तो पी क्यू एंड क्यू आर निकाल दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए बी एंड बी सी तो दिया गया है 50 इंटू 40 है, तो ए बी 50 मानेंगे, बी सी 40 मानेंगे। Let ABCD is the rectangular park, length AB equal to 50 मीटर and breadth BC equal to 40 मीटर। देखिए आप क्या करिए, इधर डायरेक्टली आप एरिया निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं लास्ट को निकाला हूँ, वो भी कोई गलत नहीं है। चलिए हमारा और क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इक्वल टू 1184 मीटर स्क्वायर। सो मैं मान के चला let PQRS constructed inside park so that grass strip of uniform width is formed। मतलब वो PQRS के बारे में नहीं दिया गया था, मैं मान के चला कि PQRS वो जो पॉन्ड है वो PQRS ही है। ठीक है, आप पूछोगे कि सर PQRS पॉन्ड जो है रेक्टेंगुलर हुआ कैसे, आपको पता चला? पॉन्ड सर्कुलर हो सकता था, लेकिन जो वो दिया गया है ग्रास स्ट्रिप का जो मतलब विड्थ है ना, वो इक्वल विड्थ का, यूनिफॉर्म विड्थ का, चारों तरफ यूनिफॉर्म विड्थ रहेगा, तो ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड तो जरूर बनेगा। समझ रहे हो? चलिए, जो PQRS का पॉन्ड को जो मैं माना PQRS, उससे चारों तरफ जो ग्रास स्ट्रिप है, ग्रास स्ट्रिप का विड्थ नहीं दिया गया था, मैं मान के चला कि वो x मीटर है। लेट विड्थ ऑफ ग्रास स्ट्रिप इक्वल टू x मीटर। नाउ इन रेक्टेंगल PQRS लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि दोनों साइड से x घटेगा, दैट इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 2x। फिगर थोड़ा देख लीजिए, ये ए भी हो गया 50, पी क्यू अगर निकालेंगे इधर x घटेगा इधर x घटेगा, दैट मीन्स x 2 बार घटेगा। सो मैं लिख दिया 50 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक उसी तरह जो ब्रेड्थ होगा वो भी 2 बार x घटेगा, क्योंकि ब्रेड्थ के साइड में भी 2 बार x है, तो हो जाएगा 40 माइनस 2x। एरिया ऑफ PQRS हम अगर निकालेंगे तो वो एक x वेरिएबल की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो इक्वेशन क्या निकला, 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किए, तो 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000 मीटर स्क्वायर निकला। चलिए एरिया ऑफ ABCD निकाल देते हैं। जो रेक्टेंगल बड़ा वाला रेक्टेंगल था, मतलब जो पार्क था, उसका एरिया कितना होगा, डायमेंशन था 50 इंटू 40, दैट मीन्स एरिया हो गया 2000 मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए एरिया ऑफ ABCD मिला, एरिया ऑफ PQRS मिला। हम एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर निकालेंगे, हमको तो दिया गया है स्ट्रिप का एरिया है 1184, लेकिन अगर स्ट्रिप का एरिया नहीं दिया गया होता तो हम स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालते, ऐसे करके, मतलब एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, मतलब जो पार्क का एरिया माइनस पॉन्ड का एरिया PQRS जो है, एरिया ऑफ PQRS, ये दोनों को अगर हम निकाल देते तो जो बचेगा वो हो जाएगा स्ट्रिप का एरिया, लेकिन स्ट्रिप का एरिया तो दिया गया है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। 1184 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD हो गया 2000 मीटर स्क्वायर, माइनस ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000 जो हो गया PQRS का एरिया। ठीक है, ये दोनों को इक्वेट करने लगा तो इधर साइड 2000 कैंसिल हो गया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद बचा 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल टू 0।
मतलब इधर -4x² था, इधर आके प्लस हो गया, इधर +180x था, इधर आके -180 हो गया, एंड ये जो 1184 ये तो प्लस ही था, वो प्लस ही रखा गया। ये हो गया इक्वेशन से मैं 4 कॉमन ले लिया। ये पूरा इक्वेशन से मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ तो बचेगा इतना x² बचेगा, प्लस नहीं होगा, -180 से 4 कॉमन चला जाएगा ना, तो 45x प्लस 1184 से जब 4 कॉमन जाएगा तो बचेगा कितना 296 इतना बचेगा। तो मैं 4 को लेके राइट साइड में जो इक्वल टू 0 था, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा इक्वेशन निकला कितना x² -45x प्लस 296 इक्वल टू 0। जैसे कि हमको पता है ये जो होता है मिड टर्म को जो हम स्प्लिट करते थे फैक्टराइजेशन में, वैसे ही मैं 45x को स्प्लिट किया 37x एंड 8x में। ये दोनों इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करने लगा तो x होल इंटू मतलब x कॉमन गया, x -37 -8 कॉमन गया, x -37 हुआ। तो जब x -37 को कॉमन ले लिया तो x -8 इंटू x -37 इक्वल टू 0 हुआ। देखिए कोई दो टर्म अगर मल्टीप्लाई होकर 0 बनते हैं, उन दोनों टर्म से कोई एक टर्म 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ का मल्टीप्लिकेशन कोई भी दोनों टर्म हो x इंटू वाई इक्वल टू 0 तभी होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इन दोनों से कोई एक 0 होगा तभी जाके 0 बनेगा, नहीं तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है। तो चलिए हम क्या किए, ये टर्म के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई किया गया है, 0 बना है। हम पहले x -8 को अगर पकड़ेंगे, x -8 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा 8 मीटर होगा, और तो और x इक्वल टू 37 होगा, ये वाला को जो हम 0 करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 37 है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, रेक्टेंगुलर जो पार्क है, उससे अगर चारों तरफ आप 37 मीटर का बॉर्डर छोड़ रहे हो, या तो ग्रास स्ट्रिप के लिए जो विड्थ छोड़ रहे हो, तो 30 बोर तो उसका एक डायमेंशन है, विड्थ था 40 मीटर का। अगर 37 मीटर आप मतलब ग्रास स्ट्रिप का विड्थ छोड़ोगे तो बचेगा बहुत कम जगह। आप पॉन्ड कैसे बनाओगे, इधर से अगर 37 छोड़ोगे तो इधर पहुंचेगा, मतलब बॉर्डर के लिए जगह नहीं हो रहा है, तो 37 मीटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 37 मीटर पॉसिबल नहीं होगा। तो जो पॉसिबल होगा वो वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 8 मीटर। सो हम x को 8 मीटर पकड़ के चले, और पहले पी क्यू का जो लेंथ हम लिए थे 50 - 2x, अभी 50 - 2x निकाल दिए, 34 मीटर हुआ। एंड ब्रेड्थ ऑफ पी क्यू आर एस दैट इज क्यू आर, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है क्यू आर इक्वल टू 40 - 2x दैट इज 40 - 2 इंटू 8 इक्वल टू 24 मीटर। ये दोनों निकला पी क्यू आर एस का लेंथ एंड द ब्रेड्थ, यही तो पूछा था क्वेश्चन में, निकल गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, ये 80 मीटर बाय 64 मीटर रेक्टेंगुलर लॉन has 2 roads, each 5 meter wide, running through its middle, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of graveling the road at 40 per meter square. देखिए ये जो रेक्टेंगल पहले देखिए 64 मीटर 80 मीटर बाय 64 मीटर, जाहिर सी बात है 80 मीटर जो है वो लेंथ होगा, 64 मीटर ब्रेड्थ होगा। तो मैं एबीसीडी एक रेक्टेंगल बना दिया, वो क्या है रेक्टेंगुलर लॉन, उसके पूरे एकदम बीच में दोनों रोड गया है, और वो रोड कैसे, एक लेंथ ए बी को पैरेलल होके के एल एम एन जो रोड गया है, और एक ब्रेड्थ यानी ए डी हो या बी सी हो, ये दोनों को पैरेलल बन के पी क्यू आर एस रोड बना है। ठीक है, बोल रहा है क्या, आपको क्या करना है, वो एरिया निकालना है किसका, ये दोनों रोड का, एंड वही रोड को ग्रेवल करना है। कितना मतलब ग्रेवलिंग कॉस्ट कितना है, पर मीटर स्क्वायर को 40 रुपीज़ लगता है, तो कितना कॉस्ट लगेगा यही पूछा है। ये क्वेश्चन में जो दिक्कत होगा ना आपको, आप क्या करोगे, पहले तो हमको अगर पी क्यू आर एस का लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल जाए, ये जो पी क्यू आर एस जो है रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर मिल जाएगा आप एरिया निकाल दोगे, के एल एम एन का अगर लेंथ ब्रेड्थ मिल जाएगा तो एरिया आप निकाल सकते हो। लेकिन दोनों का एरिया अगर आप निकालोगे तो कैसे होगा, दोनों को ऐड कर देने से हो जाएगा, लेकिन इधर थोड़ा गलत हो जाएगा। देखिए जब हम पी क्यू आर एस का एरिया मिलाएंगे और के एल एम एन का एरिया मिलाएंगे, ये दोनों के बीच में एक एरिया आ रहा है जो कि 2 बार कॉमन है, मतलब वो पी क्यू आर एस के लिए भी कॉमन है एंड के एल एम एन के लिए भी कॉमन है। वो एरिया 2 बार ऐड करने से थोड़ा एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि जूम करके दिखा रहा हूँ,
पहले पी क्यू आर एस का एरिया आप जब निकालोगे तो ये एरिया तो आप निकाल दोगे और मिलाओगे भी, फिर के एल एम एन से भी मिलाओगे तो 2 बार हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, पहले मतलब ये पी क्यू आर एस का जो है ना, ये पी क्यू आर एस का एरिया निकालो, के एल एम एन का एरिया निकालो, ये वाला एरिया को एक बार माइनस कर दो ताकि हमारा आंसर बन जाए, जितना एक्चुअल एरिया है वो मिल जाए। ठीक है, पहले हम बात किए डायमेंशन के बारे में। हम क्या लिखे, लेट ए बी सी डी इज द रेक्टेंगुलर लेंथ ए बी इक्वल टू 80 मीटर, ए बी को 80 मीटर माना, बी सी इक्वल टू 64 मीटर, बी सी को 64 मीटर माना। रोड पी क्यू आर एस एंड के एल एम एन आर रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, दोनों रोड को पास करवाएं, एक पी क्यू आर एस है और एक के एल एम एन जो कि इसका मिडिल में जा रहा है। पी क्यू आर एस विड्थ के साथ पैरेलल है एंड के एल एम एन लेंथ के साथ पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू आर एस रोड पैरेलल टू ए डी एंड बी सी साइड, के एल एम एन रोड पैरेलल टू ए बी एंड डी सी साइड। चलिए, इन पी क्यू आर एस के जो पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर जो रोड है उसमें क्यू आर इक्वल टू 64 मीटर है। देख लीजिए, पी क्यू आर एस में जो क्यू आर है वो ए डी के बराबर है, ए डी जो है वो 64 मीटर है, इसीलिए क्यू आर 64 मीटर होगा। क्यू आर इक्वल टू 64 मीटर हो गया एंड आर एस जो है वो विड्थ है, रास्ते का विड्थ तो 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर हम लिख दिए। अगेन इन के एल एम एन, के एल इक्वल टू 80 मीटर क्योंकि वो लेंथ के साथ पैरेलल था, ये के एल जो है ये लेंथ के साथ पैरेलल है एंड इसका लेंथ के साथ बराबर भी है, के एल लेंथ जो है वो डी सी के बराबर है एंड डी सी 80 मीटर है, इसीलिए वो भी लिखा, के एल इक्वल टू 80 मीटर हो गया। ब्रेड्थ एल एम इक्वल टू 5 मीटर क्योंकि उनका जो विड्थ दिया गया है 5 मीटर। चलिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकल गया। इन ई एफ जी एच मतलब जो छोटे वाला रेक्टेंगल जो बीच में फॉर्म हो रहा था ना, ये वो वाला, उसका डायमेंशन देखेंगे। इन ई एफ जी एच लेंथ इक्वल टू 5 मीटर दैट इक्वल टू ई एफ, ब्रेड्थ इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू एफ जी। समझ रहे हो, ये एक मतलब स्क्वायर जैसा फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये इसका दोनों साइड 5 मीटर होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इधर थोड़ा देख लीजिए, ये विड्थ अगर 5 मीटर है तो एफ जी जो है वो 5 मीटर बनेगा, ये विड्थ अगर 5 मीटर है तो ई एफ जो है वो भी 5 मीटर बनेगा। समझ में आ गया ना। चलिए, ये तीनों जो है ये दोनों मतलब ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये दोनों का डायमेंशन हम लिखे, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो इसका भी डायमेंशन लिखे। ये तीनों का डायमेंशन तीनों का डायमेंशन लिखने के बाद जैसे कि मैंने बताया था, पहले पी क्यू आर एस का एरिया निकालें, उसके बाद के एल एम एन का एरिया निकालें, दोनों का एरिया ऐड कर दें, उससे एक बार इसको माइनस करने से हमको एक्चुअल एरिया मिलेगा जो रोड का है। इसीलिए मैं इधर लिखा एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ के एल एम एन माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एक बार माइनस करना है। ठीक है, पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा 64 इंटू 5, के एल एम एन का 80 इंटू 5 एंड जो बीच में जो स्क्वायर है उसका 5 इंटू 5 एंड सॉल्व करने से मिला कितना 695 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तक मैं करके छोड़ दिया हूँ, आपको क्या करना है, रोड का जो ग्रेवलिंग करने के लिए जो जितना पैसा लग रहा है वो निकालना है। पर मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर 40 रुपीज़ खर्चा हो रहा है। 695 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर को 40 रुपीज़ लग रहा है। 695 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपीज़ 695 में मल्टीप्लाई कर दो, जितना पैसा लगेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ खुद आप कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 14 मीटर 10 मीटर एंड 6.5 मीटर, दैट मीन्स इसका मतलब ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट हो गया। देयर आर 2 डोर्स एंड 4 विंडोज, एक रूम के अंदर 2 डोर है एंड 4 विंडोज है। ईच डोर मेजर्स 2.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड ईच विंडो मेजर्स 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट 35 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर रूम का 4 वॉल का एरिया निकालना है तो हमको जो हमको जो पता था फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वो फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन एल बी एच तो पहले लिख दें, क्या है, हम पहले लिखे कि गिवन दैट लेंथ ऑफ रूम एल इक्वल टू 14 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम बी इक्वल टू 10 मीटर, हाइट ऑफ रूम एच इक्वल टू 6.5 मीटर, ये तीनों का डायमेंशन लिख दिया। ठीक है, अभी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू एल प्लस बी एंड एच, ये तीनों एल बी एंड एच का वैल्यू पुट कर दिया गया। उसके बाद 2 इंटू 24 इंटू 6.5 हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, कितना बना 312 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया
फोर वॉल ऑफ रूम, ये चारों वॉल का एरिया है, लेकिन एक्चुअली वो चार वॉल को पेंटिंग करना था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो विंडोज एरिया है वो पेंटिंग नहीं होगा, जो डोर एरिया है वो पेंटिंग नहीं होगा। दैट मीन विंडोज एरिया एंड डोर एरिया जितना है वो सारे एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो एरिया बचेगा वही एरिया प्रिंटिंग मतलब क्या पेंट किया जाएगा। ठीक है, तो विंडोज़ एरिया हम विंडोज़ का डायमेंशन दिया गया है 1.5 इंटू 1 मीटर, हम विंडोज़ का एरिया निकाले 1.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, दैट इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, डोर का डायमेंशन दिया गया है तो डोर का एरिया निकालें, लेकिन कितना डोर था? 2 डोर था, तो टोटल एरिया कितना होगा? 2 इंटू 3 दैट इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विंडोज़ कितना था? 4 था, 1.5 इंटू 4 करेंगे, 1.5 इंटू 4 ये टोटल 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 6 मीटर स्क्वायर विंडोज़ के लिए, 6 मीटर स्क्वायर डोर के लिए। ये 6 + 6 12 मीटर स्क्वायर हम अगर माइनस कर देते हैं किससे? पूरा रूम का 4 वॉल का जितना एरिया है उससे अगर माइनस कर देते हैं, जितना एरिया बचेगा उतना एरिया पेंटिंग किया जाएगा। इसीलिए लिखा गया एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम माइनस टोटल विंडोज एरिया माइनस टोटल डोर एरिया। टोटल विंडोज एरिया माइनस टोटल विंडोज एरिया क्यों लिखा गया? क्योंकि 2 डोर है, 4 विंडोज है। ठीक है, अभी वही चीज़ किया गया 312 माइनस 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 1.5 क्यों? क्योंकि 4 विंडोज है। 2 इंटू 3 क्यों? क्योंकि 2 डोर है। माइनस करने के बाद कितना हुआ? 300 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। 300 मीटर स्क्वायर हो गया जितना एरिया पेंट किया जाएगा, लेकिन पर मीटर स्क्वायर को कितना पैसा देना पड़ता है? 35 रुपीज़। टोटल फॉर 300 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी 300 इंटू 35 इक्वल टू 10,500 रुपीज़ खर्चा होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन में जल्दी बताया, क्योंकि मतलब इससे पहले मैं जितना क्वेश्चन है ना इतने बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप बोर हो गए होंगे अब तक। मतलब बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ों को इतने बार बोला हूँ, आप सुन के मतलब बोर हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में क्या है? द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम 12 मीटर लॉन्ग एट 30 पर मीटर स्क्वायर एंड 30 पर मीटर स्क्वायर इज 7,560 रुपीज़ and the cost of covering the floor with mat at 20 rupees per meter square is 2,700 rupees. Find the dimension of the room. रूम का डायमेंशन पूछा है, इधर थोड़ा उल्टा करके दिया गया है। हमको कितना पैसा खर्चा हो रहा है दे दिया, पर मीटर स्क्वायर को कितना लगता है वो दे दिया। अभी पूछ रहा है उसका डायमेंशन निकालो। हम तो एरिया तो निकाल देंगे, एरिया निकालने के बाद डायमेंशन निकालना इजी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। हम पहले मान के चले लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 12 मीटर दैट इज इक्वल टू एल हम लेंथ मान के चले। ब्रेड्थ को बी इक्वल टू एक्स माने, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली बी भी ले सकते हो, बी भी होगा खाली। हाइट एच इक्वल टू वाई मान के चले। अभी हम क्या किए, चारों वाल को जो पेंट करने के लिए कितना खर्चा होता है? 7,560 रुपीज़, लेकिन पर मीटर स्क्वायर 30 रुपीज़ खर्चा होता है। इसीलिए सो एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम इक्वल टू 7,560 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 30 रुपीज़। क्योंकि पूरा एरिया के लिए जितना खर्चा हो रहा है और पर मीटर स्क्वायर के लिए जितना खर्चा हो रहा है उसको अगर हम पूरा एरिया के खर्चे से डिवाइड कर देंगे तो कितना एरिया है मिल जाएगा, दैट इज 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर कवरिंग फ्लोर विथ मैट कॉस्ट 2,700 एट 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन हम पूरा कितना एरिया है निकालने के लिए जो पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है वो पूरा खर्चा से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2,700 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 108 मीटर स्क्वायर। देखिए इधर हम ये तो हम पहले ये वाला तो निकाल कर छोड़ दिए, लेकिन फ्लोर का एरिया जब हम निकालें तो फ्लोर का एरिया के साथ कंपेयर किए, क्योंकि फ्लोर का एरिया जो होता है वो हमेशा रूम जो बनता है ना, रूम में फ्लोर ऐसे होता है, ये नीचे वाला फ्लोर, और हाइट ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे हाइट होता है, ये लेंथ होता है एंड ये ब्रेड्थ होता है। फ्लोर का एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे तो फ्लोर का एरिया हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, लेंथ तो 12 मीटर था, लेंथ 12 मीटर था, ब्रेड्थ को बी मान के चले हैं, बी को एक्स लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स को हटा देना, वो एक्स ऐसे ही मतलब ले लिया था, पुट करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुट नहीं किया, खाली बी को पुट किया तभी भी कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 188 मीटर स्क्वायर हो गया। बी को अगर हम निकालेंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 9 मीटर हो जाएगा। ये निकला हमारा बी। लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द रूम इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। एरिया तो पता है, एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 252। 2 इंटू एल के जगह 12
बी के जगह 9 पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम बी को निकाल दिए हैं तो पुट करने के बाद एच निकालने के लिए इजी हो जाएगा। अभी ये तो पूरा को सिंप्लीफाई करने से निकला एच इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल टू 6 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या था? हाइट था। क्वेश्चन का सोल पर्पज क्या था? क्वेश्चन में यही पूछा था कि रूम का डायमेंशन निकालो। हम रूम का डायमेंशन निकाल के रख दिए। डायमेंशन ऑफ द रूम लेंथ इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 9 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 मीटर निकला। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कितना टाइम हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज डायगोनल इज 24 मीटर लॉन्ग। देखिए ये वाला चीज़ को मैं नया वीडियो में शुरू करने किया होता तो बहुत अच्छा होता। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इस वीडियो में कर लेते हैं और एक वीडियो में भी स्क्वायर, मतलब मैं ये सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर का शुरू हो। कोई दिक्कत नहीं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। वीडियो में थोड़ा टाइम है, कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगेगा। देखिए जो होता है ना स्क्वायर का एक अच्छा खासियत बताता हूँ एक, आप ज़रा वो समझ लीजिए, उसके बाद हम तो क्वेश्चन करेंगे ही। इधर समझिए, मैं बताता हूँ। जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होता है, हम स्क्वायर का एक साइड को ए मानेंगे और एक साइड को ए मानेंगे, तो ये जो डायगोनल जो होगा ना वो √2a होगा। आप पूछोगे कैसे हुआ? आप ट्रिगोनोमेट्री का जो फंडामेंटल है वो यूज कर रही है। ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और इसको आप बेस मानो, इसको परपेंडिकुलर मानो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। ये बन जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अगर आप निकालोगे, हाइपोटेनस बोलो या तो स्क्वायर के केस में उसको डायगोनल बोलो, ठीक है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू √2 इंटू a, क्योंकि 2 का जो रूट ओवर होगा वो √2 हो जाएगा एंड a स्क्वायर का रूट होगा a। समझ में आ रहा है ना √2a कैसे हुआ? तो √2a हो जाएगा आंसर, मतलब ये जो a बनेगा वो √2a होगा। अगर दोनों इक्वल साइड a हो रहा है तो उसका जो डायगोनल होगा वो √2a होगा। यानी दुनिया में जितने सारे जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड अगर a है, एक साइड को अगर हम a मान के चलेंगे तो जो डायगोनल होगा वो हमेशा के लिए √2a होगा। ऐसे कर सकते हैं। और तो और क्वेश्चन में अगर ये करने के लिए आपको अच्छा नहीं लगता है, मैन्युअली आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। चलिए हम 2 मेथड इधर ट्राई भी किए हैं, आपको बता देते हैं। हम मान के चले लेट ABCD इज द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 24 मीटर, ठीक है। डायगोनल AC को हम 24 मीटर मान के चले। लेट साइड ABCD इक्वल टू साइड ऑफ ABCD इक्वल टू x। ये मत सोचो कि ABCD इक्वल टू x, ABCD का कोई एक साइड है x, मतलब AB हो सकता है, BC हो सकता है, CD हो सकता है, AD हो सकता है, लेकिन x मतलब कोई एक x होगा तो सारे x हो जाएंगे चारों साइड, समझ रहे हो। देन AD इक्वल टू DC इक्वल टू x, मतलब मैं AD एंड DC को कंसिडर किया, AD एंड DC इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल टू मैं मतलब ये क्या कर रहा हूँ, कल क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनली निकाल रहा हूँ। आप डायरेक्टली √2a भी, जो √2a या √2x, इधर x है ना साइड, तो √2x हो जाएगा। √2x भी आप पुट कर सकते हो, मैं किया भी हूँ, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ट्रेडिशनली पहले करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले मान के चला कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, दैट इज 24 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 576, x स्क्वायर इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 288। जब हम 288 का रूट करेंगे तो x निकलेगा, x इक्वल टू 288 का रूट ओवर इक्वल टू 12√2, इम्प्लाइज x इक्वल टू 16.92 मीटर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, x का वैल्यू निकला। 16.92 कैसे निकला? 12√2 का हम √2 का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किए। आप ऐसे ही 12√2 रख सकते हैं कि कुछ देर के लिए, अगर मतलब जरूरी है तो रख सकते हैं। देखिए क्यों जरूरत है मैं बताता हूँ। अभी एरिया हमको निकालना है, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर है। हमको साइड 12√2 के मतलब 12√2 में मिला था, तो हम 12√2 का स्क्वायर करते तो इजी होता। क्या 12 का स्क्वायर होता 144, √2 का स्क्वायर होता 2, तो 144 इंटू 2 288 बन जाता हमारा क्या मतलब एरिया।
समझ रहे हो। लेकिन मैं साइड को 1.41 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो एरिया आ रहा है वो 286.2864, मतलब थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मतलब ये होता है। आंसर एक्चुअली बुक में जो दिया गया है वो 288 बराबर ऐसा कुछ दिया गया है, वो होगा, लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना था, अभी √2 का वैल्यू अभी पुट नहीं करना था एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया हमारा निकाल गया, एरिया तो पूछा था, एरिया तो निकल कर आ गया, लेकिन पेरीमीटर भी तो निकालना है ना। चलिए पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड कितना पकड़े हैं एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 16.92, ठीक है ना। तो 16.92 इंटू 4 हो गया 67.68 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर पेरीमीटर का। यही दोनों पूछा था, एरिया पूछा था, एरिया मिल गया, एरिया पूछा था, एरिया मिल गया, पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर भी मिल गया। अभी हमको क्या करना है, शॉर्टकट में जो जैसे बताया था, बाय शॉर्टकट वी नो दैट इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन डायगोनल इक्वल टू √2a, दैट मीन्स डायगोनल तो 24 दिया गया है, दैट मीन्स 24 इक्वल टू √2a, हेंस a इक्वल टू 24 बाई √2 इक्वल टू 12 √2। देखिए 2 स्टेप में आंसर निकला। मतलब ये जो 12 √2 है ना, ये 12 √2 को निकालने के लिए हमको कितना, एक सेकेंड, ये 12 √2 को निकालने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा था, इधर 12 √2 आया, लेकिन कितना स्टेप करना पड़ा था, ठीक है ना। हम 12 √2 इधर 2 ही स्टेप में निकाल सकते हैं, वो है फंडामेंटल फॉर्मूला वगैरह आपको याद करना है, मतलब करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो से और जितना क्वेश्चन बचा वो करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।